दोस्तों ये स्टोरी का 24 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी अपने स्टडी रूम में बैठकर अपने फेवरेट फ्लेवर की चाय पी रहा था। सर मिस्टर विशाल मल्होत्रा मेंशन के बाहर कुणाल सर से मिले। सब ऑर्डिनेट ने कहा, क्या कुणाल ठीक है? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ सर, मिस्टर कुणाल ठीक हैं, सब ऑर्डिनेट ने जवाब दिया। अच्छा, तो आराध्या के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? बूढ़े आदमी ने पूछा। वह मिस्टर सिंघानिया और अपने दोस्तों के साथ हॉलिडे मनाने के लिए बाहर गई है, सब ऑर्डिनेट ने कहा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम विशाल और उस अजीब आदमी मोहित पर अपनी नजर रखो। बूढ़े आदमी ने अपने सब ऑर्डिनेट को जाने का इशारा करने से पहले कहा। अगले दिन किसी के नॉक करने की आवाज सुनकर रुद्र की नींद टूट गई। आराध्या के हाथों को अपनी बॉडी से हटाते हुए रुद्र उठा और जाकर दरवाजा खोला। क्या बात है? रुद्र ने पूछा। गुड मॉर्निंग सर, मुंबई से आपका कॉल आ रहा है, स्टीवन ने कहा। यह सुनकर रुद्र ने सिर हिलाया और स्टीवन के पीछे चला गया। तुम क्या कहना चाहते हो रजत? रुद्र ने पूछा। गुड मॉर्निंग सर, अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं आपको परेशान नहीं करता। शर्मा इंटरप्राइजेज की बोर्ड मीटिंग आज दोपहर को फिक्स हुई है। सेकंड बिगेस्ट शेयर होल्डर होने की वजह से आपके और सिद्धार्थ सर के प्रेजेंट की वहां पर जरूरत है। इसीलिए मैंने पहले ही किसी को आपको रिप्लेसमेंट करने के लिए कहा है और मैंने सिद्धार्थ सर के असिस्टेंट को भी यह बात बता दी। रजत ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम सूरज अंकल को हमारे प्लान और मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि वह शर्मा इंटरप्राइजेज के बिगेस्ट शेयर होल्डर हैं, तो उन्हें उस मीटिंग में प्रेजेंट रहना चाहिए। अब टाइम आ गया है कि शर्मा इंटरप्राइजेज को किसी कैपेबल इंसान के हाथों में सौंप दिया जाए, रुद्र ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। रुद्र का प्लान था मोहित को शर्मा इंटरप्राइजेज के सीईओ की पोजीशन से हटाने और सूरज अंकल को वह पोजीशन देने का था। वह शर्मा इंटरप्राइजेज के साथ फिर से कोलैबोरेशन करना चाहता था। जब रुद्र अपने ख्यालों में बिजी था तभी सार्थक और सिद्धार्थ नीचे आ गए। गुड मॉर्निंग बॉय, सार्थक ने एक साइड मंच से कहा। यह शायद पिछले 7 सालों में उसके सबसे अच्छी सुबह में से एक थी। रुद्र ने आह भरी और कहा, मोहित बोर्ड मीटिंग में शामिल होने के लिए एग्री हो गया है। वह मुझे लगा कि वह कभी नहीं मानेगा, रुद्र ने कहा। सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, इस टाइम बोर्ड मीटिंग में शामिल होने का मतलब सीईओ का पोजीशन छोड़ने के बराबर है। चलो हम लोग बाहर इस बारे में डिस्कस करते हैं, रुद्र ने कहा, जिससे वह दोनों एग्री भी हो गए। तीनों के जाने के कुछ मिनट बाद वैशाली और अंबिका अपने रूम से बाहर आए। गुड मॉर्निंग, वैशाली ने कहा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। फिर अंबिका की गर्दन की ओर इशारा करते हुए वैशाली ने हंसते हुए कहा, लगता है कल नाइट में किसी के लिए बहुत रात हो गई। अंबिका अपनी गर्दन को छूते हुए मुस्कुराई और अपनी जीभ बाहर निकाल दी। बाकी सब कहाँ हैं? वैशाली ने पूछा। सार्थक ने मुझे बताया कि वह सब बाहर जाएं। अंबिका आराध्या के रूम की तरफ जाते हुए बोली। वैशाली ने सिर हिलाया और अंबिका के पीछे पीछे चली गई। आराध्या के बेडरूम के अंदर वह कहाँ है? अंबिका ने खाली बेड की ओर इशारा करते हुए पूछा। तभी अचानक आराध्या टॉवल से अपना चेहरा पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर आई। यह देखकर वैशाली और अंबिका उसके पास दौड़ी और पूछा, क्या हुआ आराध्या? मुझे नहीं पता, मुझे फिर से उल्टी होने लगी, आराध्या ने सोफे पर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सिकनेस, अंबिका धीरे से बोली। तुमने क्या कहा? आराध्या ने पूछा। आराध्या, तुम्हारे लास्ट पीरियड कब थे? अंबिका ने पूछा। यह आराध्या ने कुछ याद करने की कोशिश की, फिर अचानक हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अंबिका के कंधे को पकड़ते हुए आराध्या ने कहा, अन्ना, बहुत दिन हो गए मेरे पीरियड नहीं आए, ना तो इस महीने और ना ही पिछले महीने। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था। वैशाली ने सरप्राइजली आराध्या की तरफ देखा और कहा, होगा। और आराध्या, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसकी बात सुनकर आराध्या ने अंबिका की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर नर्वसनेस आ गई। अंबिका ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट किए बिना तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हारे सिम्टम तो यही बता रहे हैं, लेकिन हम इसके लिए रेडी नहीं हैं और रुद्र भी इसके लिए रेडी नहीं है। आराध्या ने रुद्र की बात याद करते हुए कहा। वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम्हें इस बारे में रुद्र से बात करनी चाहिए। मैं बिना कंफर्म हुए उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती, मैं बिना किसी बात के रुद्र को परेशान नहीं करना चाहती।
आराध्या ने कहा। फिर आराध्या ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वह चाहती थी बेबी हो, लेकिन उसे यह भी पता था कि रुद्र इतनी जल्दी बेबी नहीं चाहता। और जब उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए नन्ही जान के बारे में सोचा, जो उसके और रुद्र के प्यार की निशानी थी, तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। आराध्या, तुम टेंशन मत करो, बस तुम्हें अपने खाने का ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक लिस्ट बना दूंगी, और जब हम वापस मुंबई जाएंगे तो हम जल्दी जल्दी तुम्हारी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेंगे, अंबिका ने कहा। आराध्या ने वैशाली का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या होगा अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ? लेकिन रुद्र को यह बेबी नहीं चाहिए। क्या तुम पागल हो आराध्या? वह इस बच्चे को क्यों नहीं चाहेगा? मुझे यकीन है कि मिस्टर सिंघानिया यह न्यूज सुनकर बहुत खुश होंगे, वैशाली ने कहा। हाँ, वैशाली सही कह रही है, यह तुम दोनों के प्यार की निशानी है। रुद्र जरूर इस बच्चे से भी प्यार करेगा, अंबिका ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। कपूर मेंशन, रुद्र सच में ऐसा करना चाहता है? सूरज जी ने पूछा। रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, जैसा कि आप जानते हैं कि शर्मा इंटरप्राइजेज बैंक करप्ट होने वाला है, और सर ने कहा है कि अगर आप सीईओ की पोजीशन लेंगे तो वह शर्मा इंटरप्राइजेज के साथ फिर से कोलैबोरेशन करेंगे, और उन्होंने यह भी कहा है कि वह हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। कुछ देर सोचते हुए सूरज जी ने कहा, मैं उस कंपनी का सीईओ कभी नहीं बनना चाहता था। उनके बगल में बैठे नीरज जी ने उनके कंधे को थपथपाया और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। शर्मा फैमिली एक रिपीटेड फैमिली है। अगर शर्मा इंटरप्राइजेज के साथ कुछ होता है तो शर्मा फैमिली की रिपुटेशन पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा तुम शर्मा फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो और तुम्हें सीईओ बनना चाहिए। यह तुम्हारा आखिरी चांस है। हम तुम्हें अपने आप को प्रूव करने का मौका देंगे। सूरज जी ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे प्लान के बारे में बताओ। रजत ने अपना सिर हिलाया और उन्हें रुद्र के प्लान के बारे में समझाने लगा। पूरा प्लान सुनने के बाद सूरज जी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, रुद्र फ्री में मुझे अपने शेयर दे रहा है? रजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ सर, सर ने कहा है कि हमेशा मैडम के साथ खड़े रहने के लिए यह सर की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। नीरज जी ने हंसते हुए कहा, मेरा दामाद बहुत काइंड हार्टेड है सूरज, तुम्हें उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ आइलैंड, क्या तुम्हें लगता है कि विशाल इन सब में शामिल है? मेरा मतलब है कि मोहित अचानक बोर्ड मीटिंग के लिए रेडी हो गया है, सार्थक ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, जिस टाइम उसे एहसास हुआ कि उसका प्लान फ्लॉप हो गया है, उसी टाइम उसने मोहित के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, जैसा कि उस आदमी से उम्मीद थी, सिद्धार्थ ने कहा। सार्थक, तुम्हें अब अन्ना को प्रोटेक्ट करना है, रुद्र ने कहा। सार्थक ने सिर हिलाया और कहा, इसके बारे में टेंशन मत करो, इसी वजह से मैंने उसे सिंघानिया पैलेस में तुम लोगों के साथ रहने दिया है। हालांकि मेरे प्लेस पर वह सेफ है, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। यह एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो, रुद्र ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है मुझे यह करना ही होगा। ठीक है, तो अब लॉजिक की बात करते हैं। तो तुम्हें मुझे 500 मिलियन देना होगा, रुद्र ने कहा। क्यों? सार्थक ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम यह कह सकते हो कि मेरी वजह से ही तुम्हारा अंबिका और तुम एक हो सके हो, इसलिए तुम्हें मुझे 500 मिलियन देने पड़ेंगे। हमारे पास मुंबई जाने के बाद तुम मेरी वाइफ के अकाउंट में वह पैसे ट्रांसफर कर दोगे। मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन ठीक है, मैं वापस जाकर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा कल के स्पेशल नाइट के लिए, सार्थक ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा। रुद्र ने झल्लाते हुए पूछा, एक सेकंड रुको, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है। शर्त तो हम दोनों ने लगाई थी ना, तो फिर सार्थक तुम्हें पैसे क्यों देगा? रुद्र, तुमने मेरे साथ चीट किया है। रुद्र ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं कभी किसी के साथ चीट नहीं करता, मैं सिर्फ जीतता हूँ। यह सोचकर सिद्धार्थ स्पाइसियस लुक के साथ रुद्र को घूरने लगा। मुझे ऐसे घूरना बंद करो और चलो अंदर चलते हैं, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है, रुद्र ने कहा। सार्थक ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम आराध्या से डरते हो? रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, सारे हस्बैंड को अपनी वाइफ से डरना चाहिए, इसीलिए हाँ, मैं उससे डरता हूँ। लेकिन क्या तुम अन्ना से नहीं डरते हो? सार्थक ने आह भरी और कहा, हाँ, मैं भी डरता हूँ। एक आदमी को हमेशा अपनी वाइफ को प्यार करना चाहिए और उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह वही है जो आपको और आपकी फैमिली को पूरा करती है। जब मैं छोटा था तो मेरे डैड मुझे यह बताते थे, रुद्र ने कहा। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है।
कि वही पूरे सिंघानिया फैमिली की सबसे ज्यादा अपनी वाइफ की बात मानते हैं और तुम सबने भी उन्हें ही फॉलो किया है, ठीक है? अब यह सब छोड़ो और चलो अंदर चलते हैं, रुद्र ने कहा। दूसरी तरफ शर्मा इंटरप्राइजेज ब्लैक कलर का जो सूट पहने दो आदमी बिल्डिंग के अंदर चले गए। रिसेप्शन की ओर बढ़ते हुए पहले आदमी ने कहा, हम सिंघानिया इंटरप्राइजेज और मल्होत्रा इंटरप्राइजेज की तरफ से इस मीटिंग में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और कहा, 12th फ्लोर पर मीटिंग है। तो उन दोनों आदमियों ने सिर हिलाया और वहां से लिफ्ट की तरफ चले गए। कुछ मिनटों बाद सूरज जी शर्मा इंटरप्राइजेज पहुंच गए। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय जानते थे कि सूरज जी शर्मा इंटरप्राइजेज के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शर्मा इंटरप्राइजेज के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन आज उन्हें बिजनेस सूट पहने देख उन्हें समझ में आया कि वह यहाँ बोर्ड मीटिंग में शामिल होने आए हैं। क्या आपको लगता है कि सीईओ आज बदल जाएगा? एक एम्प्लॉय ने अपने पार्टनर से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा होगा अगर सीईओ का पोजीशन किसी और को सौंप दी जाए, दूसरे एम्प्लॉय ने कहा। लेकिन क्यों? उस लड़के ने कहा। क्योंकि कुछ दिनों से मोहित सरना ठीक हैं, ऑफिस नहीं आ रहे, ना ही उन्हें बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है। अब यह कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है, इसीलिए अगर कोई और सीईओ का पोजीशन ले लेता है तो कंपनी को बचाया जा सकता है और हमारा जॉब भी। दूसरी तरफ मीटिंग रूम, जब सूरज जी मीटिंग रूम के अंदर गए तो सभी ने खड़े होकर उनको ग्रीट किया। सूरज जी ने भी इट्सली अपना सिर हिलाया और बैठ गए। पोलाइटली बोर्ड के एक ओल्ड मेंबर ने टेबल पर अपना हाथ पटक दिया और कहा, यह बहुत ज्यादा है, पहले ही 1 घंटा हो गया है, वह अपने बारे में क्या सोचता है? सही कहा, दूसरे एक मेंबर ने कहा। और फिर सूरज जी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर सूरज, क्या आप जानते हैं कि आपका भतीजा कहाँ है? इससे पहले कि सूरज जी कुछ कहते, मीटिंग रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। जब सभी ने दरवाजे की ओर रुख किया तो वह सभी हैरान हो गए। दरवाजे के सामने मोहित हाथ में विस्की की बोतल लिए खड़ा, ड्रिंक करने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से सोया नहीं है। उसने ना तो साफ कपड़े पहने थे और ना ही वह इस हालत में था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह नशे में था। अपने असिस्टेंट की हेल्प से मीटिंग रूम में आने के बाद मोहित ने अपने सामने की जेब से एक डॉक्यूमेंट निकाला और कहा, माय डियर बोर्ड मेंबर्स, मुझे पता है कि आप सभी मुझे सीईओ की पोजीशन से हटाना चाहते हैं, इसलिए यह मेरा रजिस्ट्रेशन लेटर है। तुम सब जो करना चाहते हो करो। मोहित, यह कैसा बिहेवियर है? सूरज जी ने थोड़ा गुस्से में कहा। ओ मेरे प्यारे अंकल भी यहाँ हैं, बहुत बढ़िया। आप हमारी कंपनी के लिए एक नया सीईओ चूज करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, या फिर आप अपने कमीने बेटों में से एक को सीईओ बनाने के लिए कह सकते हैं, मोहित ने कहा। शट योर माउथ, सूरज जी ने गुस्से में कहा। मोहित ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं वैसे भी जा रहा हूँ। फिर बोर्ड मेंबर की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए मोहित ने कहा, URRB, और फिर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। मोहित के वहां से जाने के बाद पूरे मीटिंग हॉल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, क्योंकि मिस्टर मोहित ने पहले ही सीईओ की पोजीशन से रिजेक्टेशन दे दिया था, तो फिर हमें एक नया सीईओ यूज करना चाहिए और हमारे सर रुद्र सिंघानिया चाहते हैं सूरज शर्मा को सीईओ की पोजीशन मिले तो वह प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करेंगे जो उन्होंने कुछ दिन पहले शर्मा इंटरप्राइजेज के साथ खत्म कर दिया था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने भी उठकर कहा, सूरज शर्मा अगर सीईओ बनेंगे तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज भी शर्मा इंटरप्राइजेज के साथ कोलैबोरेशन करेगा। बोर्ड के सभी मेंबर हैरान हो गए जब उन्होंने सिंघानिया इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को सूरज जी को सपोर्ट करते हुए देखा। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेशन करने से शर्मा इंटरप्राइजेज को बहुत प्रॉफिट होता है और सभी बोर्ड मेंबर इस बारे में जानते थे। एक बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं है। हाँ, मुझे भी। एक एक कर बोर्ड के सभी मेंबर ने अपनी सहमत दे दी। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, हमें उम्मीद है कि आप शर्मा इंटरप्राइजेज को फिर से टॉप पर ले जाएंगे, बोर्ड के एक मेंबर ने कहा। सूरज जी ने आह भरी और सिर हिलाया। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव ने ही सूरज जी को एक फाइल दिया और कहा, यह कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्लीज इसे देखकर इस पर साइन कर दीजिएगा। बाद में
मिस्टर रजत आकर आपसे आप फाइल लेकर चले जाएंगे। अपने हाथ में फाइल लेकर सूरज जी बिल्डिंग से निकल गए। कार में बैठने के बाद सूरज जी ने नीरज जी को कॉल किया। सूरज, तुम मुझसे रुद्र से कांटेक्ट करने में हेल्प करो, मुझे उससे बात करने की जरूरत है, सूरज जी ने कहा। नीरज जी ने अपनी बाहें उठाई और पूछा, क्या हुआ? मैं घर पहुंचने के बाद तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे रुद्र से बात करनी होगी, सूरज जी ने कहा। ठीक है, मुझे देखने दो कि मैं क्या कर सकता हूँ, नीरज जी ने फोन काटने से पहले कहा। फोन काट देने के बाद सूरज जी को बहुत बेचैनी होने लगी। उन्हें लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वह अच्छी तरह से जानते थे कि मोहित की जो पोजीशन थी वह उसके लिए कितना क्रेजी और इनसिक्योर है। लेकिन जब मोहित ने आज किसी भी क्वेश्चन के बिना रिजेक्शनेशन लेटर दिया तो वह हैरान रह गए। वह महसूस कर पा रहे थे कि मोहित के साथ कुछ तो गलत है। ऐसा नहीं है कि सूरज जी ने उसकी परवाह की थी, लेकिन फिर भी वह रुद्र को इन्फॉर्म करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ शर्मा इंटरप्राइजेस से निकलने के बाद मोहित सीधे विशाल के घर की तरफ चला गया। विशाल की हवेली। मैं चाहता हूँ कि आप आराध्या को वापस पाने में मेरी मदद करें, मोहित ने कहा। विशाल चाय पीने में बिजी था। मोहित की बात सुनकर वह मुस्कुराया और कहा, क्या मिस्टर मोहित को पता है कि वह अभी रुद्र सिंघानिया की वाइफ है? आराध्या सिंघानिया के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आराध्या चाहिए, चाहे या कुछ घंटों या एक दिन के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ आराध्या को अकेले ही चाहता हूँ, मोहित ने विस्की की बोतल को जमीन पर पटकते हुए कहा। कप को वापस टेबल पर रखते हुए विशाल ने पूछा, आपका क्या मतलब है कि मिसेस सिंघानिया इसके लिए एग्री होंगी तो आप किस लिए हैं? क्या यह आपके लिए आसान काम नहीं है? आपको उसे किडनैप करने में मेरी हेल्प करनी है और फिर मैं बाकी का ध्यान रखूंगा, मोहित ने कहा। वह हमेशा 5-6 गार्ड के साथ रहती है और उसके पीछे भी बहुत सारे गार्ड्स हैं जो छुपकर उसे फॉलो कर रहे हैं। उसका किडनैप करना इम्पॉसिबल है, विशाल ने कहा। मोहित ने हंसते हुए कहा, तो तुम मेरी हेल्प नहीं करने वाले हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ? हाँ, मैं उसका किडनैप करने में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसके एड्रेस के बारे में बता सकता हूँ, विशाल ने कहा। वह अभी कहाँ है? मोहित ने पूछा। वह अपने हस्बैंड के साथ किसी प्राइवेट आइलैंड में हनीमून एंजॉय कर रही है, विशाल ने कहा। मोहित ने अपने हाथ की मुट्ठी बांध ली और पूछा, वह कब वापस आ रहे हैं? 1 वीक या फिर 2 वीक बाद, विशाल ने कहा। जब वह वापस आएंगे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मोहित दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला। विशाल ने हंसते हुए पूछा, मिसेस सिंघानिया के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इतना एक्साइटमेंट, आप जानते हैं कि यह इम्पॉसिबल के करीब है। अगर रुद्र सिंघानिया को तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें वहीं पर मार देगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मैं चाहता हूँ वह करने के बाद अगर वह मुझे मार भी डाले तो भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, मोहित ने विला से बाहर निकलने से पहले कहा। मोहित के चले जाने के बाद विशाल ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में, कांग्रेचुलेशन मिसेस शर्मा, आप 2 वीक से प्रेग्नेंट हैं, जानवी को रिपोर्ट देते हुए डॉक्टर ने कहा। जानवी मुस्कुराई और कहा, डॉक्टर थैंक यू सो मच, मेरे हस्बैंड यह सुनकर बहुत खुश होंगे। बेशक, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। मैं आपका डाइट चार्ट रेडी कर दूंगी और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी फिजिकल कांटेक्ट से दूर रहना, डॉक्टर ने कहा। जानवी ने सिर हिलाया और कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगी और हाँ, आपने रेगुलर चेकअप के लिए आना मत भूलना, डॉक्टर ने कहा। जानवी मुस्कुराई और चली गई। आखिरकार वह दिन भी आ गया और वह बहुत खुश थी। मोहित और उसका बेबी अब इस दुनिया में आने वाला था। वह बहुत खुश थी, लेकिन शायद उसकी खुशी बस कुछ पल के लिए ही थी। आइलैंड। जब रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा आराध्या बालकनी में खड़ी थी। उसे पीछे से गले लगाते हुए रुद्र ने पूछा, क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो? आराध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह सोच रही थी कि जब रुद्र को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। इसीलिए वह जल्दी जल्दी से मुंबई वापस जाना चाहती थी और अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाना चाहती थी। जब उसने अपने अंदर उस नन्ही सी जान के बारे में सोचा तो उसे एक ही टाइम पर घबराहट और खुशी दोनों महसूस हो रही थी। वह इस न्यूज से बहुत खुश थी, लेकिन वह रुद्र के रिएक्शन के बारे में सोचकर डर रही थी। एक गहरी सांस लेकर आराध्या ने रुद्र की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं। आराध्या के कंधे पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, गुड मॉर्निंग रुद्र, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आराध्या ने कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो, रुद्र ने कहा। आराध्या ने एक गहरी सांस ली और पूछा, आप तो कब हमारा बेबी चाहते हैं? अपना सिर हिलाते
हुए रुद्र ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, हमारी शादी को बस 3 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी बेबी के बारे में मत सोचो। आराध्या ने आह भरी और सिर हिलाया। उसे कसकर गले लगाते हुए रुद्र ने कहा, मैं अभी तुम्हें किसी के साथ शेयर करने के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे तुम्हारा सारा अटेंशन चाहिए। अगर अभी हमारा एक बेबी होगा तो तुम्हारा सारा अटेंशन वह ले लेगा और तुम उससे ज्यादा प्यार करोगी। आराध्या ने हंसते हुए पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे ज्यादा प्यार करूंगी और वह मेरा सारा अटेंशन ले लेगा? क्योंकि वह मुझसे बहुत छोटा और क्यूट होगा। रुद्र ने कहा। तो आराध्या ने हंसते हुए कहा, आप शायद पूरी दुनिया के पहले फादर हैं जो अपने अनबॉर्न बेबी से जलन महसूस कर रहे हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर फ्यूचर में हमारा बेबी हुआ तो वह मुझे बिल्कुल तुम्हारी तरह चाहिए, एक प्यारी सी गुड़िया। लेकिन अगर लड़का हुआ? तो आराध्या ने पूछा, मुझे तुम्हारे जैसी एक लड़की चाहिए, क्यूट, स्वीट एंड ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस, रुद्र ने कहा। फिर मुस्कुराकर आराध्या को अपनी बाहों में उठा लिया। आराध्या ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं जल्दी से वापस जाना चाहती हूँ। रुद्र ने भौं चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? क्या तुम्हें यहाँ पर अच्छा फील नहीं हो रहा है या तुम्हें यह जगह पसंद नहीं है? आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह जगह खूबसूरत है लेकिन मैं जल्दी से वापस जाना चाहती हूँ। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए रुद्र ने पूछा, आराध्या क्या तुम मुझे सब कुछ बताना चाहती हो? आराध्या ने अपने होठों को गोल किया और ना में अपना सिर हिलाया, आह भरी और कहा, ठीक है। वह जानता था कि वह कुछ छुपा रही है लेकिन वह कुछ बताने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता था। आराध्या ने उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मैं अभी वापस जाना चाहती हूँ, मैं बस यह कह रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी वापस जाना चाहती हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। रुद्र मुस्कुराया और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। आराध्या ने सिर हिलाया। अब चलो हम घूमने चलते हैं, रुद्र ने कहा। ठीक है, चलिए, सबको बुलाते हैं, आराध्या ने कहा और फिर बेड से नीचे उतरकर रुद्र के साथ रूम से बाहर चली गई। दूसरी तरफ शर्मा हाउस। जब मिस्टर शर्मा ने सुना मोहित ने खुद रजिस्ट्रेशन लेटर दिया है तो वह मिसेस शर्मा के साथ शर्मा हाउस छोड़कर चले गए। जब जानवी हॉस्पिटल से शर्मा हाउस आई तो उसने देखा चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। लाइट ऑन करके जब उसने सामने की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मोहित फर्श पर बैठा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ शराब की बोतलें थी। मोहित के पास जाकर जानवी ने कहा, यह बहुत ज्यादा हो गया मोहित, तुम्हें इतना ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, यह तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसकी बात को इग्नोर करते हुए मोहित ने विस्की की एक और बोतल खोली और पीने लगा। यह देखकर जानवी ने आह भरी। फिर फर्श पर बैठकर उसने मोहित का हाथ पकड़ लिया और अपने पेट पर रखते हुए कहा, मोहित तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना होगा, हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए। यह सुनकर मोहित ने अपनी भौं उठाई। बोतल नीचे रखते हुए वह मुस्कुराया और कहा, तुम प्रेग्नेंट हो? जानवी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह हमारा बेबी है। तुम हमेशा से एक बेबी चाहते थे, गॉड ने आखिरकार हमारी विश पूरी की है। बीच में ही उसकी बात काटते हुए मोहित ने कहा, अबॉर्शन करा लो। जानवी ने शॉकिंग होकर अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाई, क्या? मोहित मुस्कुराते हुए कहा, अबॉर्शन करा लो, मुझे तुम्हारे साथ कोई बेबी नहीं चाहिए। तुम मेरे साथ बेबी नहीं चाहते, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जानवी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। फिर से बोतल उठाते हुए मोहित ने कहा, मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ लेकिन मेरा आंसर तुम्हें पसंद नहीं आएगा। क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो। जानवी ने गुस्से में कहा, मुझे आराध्या के साथ बेबी चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं, मोहित ने कहा। यह सुनकर जानवी ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, तुम यह क्यों कर रहे हो? क्यों? हम एक साथ बहुत खुश थे, तुम्हें तो आराध्या दी कभी पसंद नहीं थी, तुम तो उससे नफरत करते थे। बोतल को जमीन पर पटकते हुए मोहित चिल्लाया, क्योंकि तुमने मुझे सेड्यूस किया, तुमने मेरे दिमाग में जहर घोल दिया। अगर तुम नहीं होती तो आज आराध्या मेरी वाइफ होती, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा होता, उसे रुद्र कभी नहीं छू पाता। फिर जानवी का कंधा पकड़कर उसे गुस्से में कहा, हर बार जब भी मैं तुम्हें छूता हूँ मेरे दिमाग में सिर्फ आराध्या का ख्याल आता है, मैं सिर्फ आराध्या को चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ, मैं उसे किस करना चाहता हूँ। तुम अपनी वाइफ से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम मेरे सामने मेरी बहन के साथ प्यार करने की बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? जानवी ने गुस्से में कहा। यह सुनकर मोहित ने उसके बाल पकड़ लिए और खींचने लगा। मुझे नहीं पता, मुझे आराध्या चाहिए, मुझे किसी भी तरह से आराध्या चाहिए, मैं सिर्फ उसे चाहता हूँ। जब तक मैं उसे पा नहीं लेता मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे वह चाहिए, किसी भी हालत में वह मुझे मेरे बेड पर चाहिए। अपने दोनों हाथों से अपने बालों कानों को ढकते हुए जानवी चिल्लाई, रुक जाओ, तुम्हारी गंदी बातें मुझे नहीं सुनना, प्लीज चुप हो जाओ।
लेकिन अचानक मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके ऊपर आ गया और उसके ड्रेस को खोलने की कोशिश करने लगा। यह देखकर जाह्नवी ने सिंपैथी भरी आवाज में कहा, नहीं मोहित, ऐसा मत करो प्लीज। हमारा बेबी। वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मोहित ने उसके बालों को पकड़कर खींचना शुरू किया और चिल्लाया, कहो कि तुम आराध्या हो, कहो कि तुम मेरी आराध्या हो। प्लीज मोहित, मुझे छोड़ो प्लीज, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। जाह्नवी दर्द से करा उठी। उसकी चीजों को इग्नोर करते हुए मोहित उसके कंधे को बाइट करने लगा। फिर धीरे धीरे वह उसकी कॉलर बोन को, फिर उसकी पूरी बॉडी को बाइट करने लगा। जाह्नवी ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मोहित ने उसे कस कर पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं आराध्या, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। आई नीड यू आराध्या, आई वांट यू। यह सुनकर जाह्नवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मोहित नहीं रुका हुआ। उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और बार बार आराध्या का नाम लेता रहा। जाह्नवी इस टाइम एक बेजान शरीर की तरह लग रही थी। उसका हस्बैंड उसके साथ प्यार करते टाइम किसी और लड़की का नाम ले रहा था। यह एक वाइफ के लिए सबसे दर्दनाक चीज होती है, लेकिन वह क्या कर सकती थी। आइलैंड। सार्थक ने अंबिका की कमर पकड़ ली और कहा, मैं नहीं यहाँ से जाना चाहता। अंबिका ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ फ्रेश एयर चाहिए। उसे बालकनी की ओर खींचते हुए सार्थक ने कहा, यहाँ फ्रेश एयर है। अपनी आंखें मूंदते हुए अंबिका ने कहा, कल रात हम दोनों साथ थे, अब चलो चलते हैं और बाकी सबके साथ अपने हॉलीडे एंजॉय करते हैं। बस हो गया। तुम्हें लगता है कि यह काफी था? सीरियसली अन्ना, 7 साल बाद तुम्हें लगता है मेरे लिए सिर्फ एक रात काफी थी? सार्थक ने कहा। उसके सर पर चपत लगाते हुए अंबिका ने कहा, आज हम तीनों बिकनी पहनने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अगर तुम मुझे वैसे नहीं देखना चाहते हो तो ठीक है, हम पूरे दिन यहाँ रह सकते हैं। सार्थक ने अपनी बाहें ऊपर उठाई और अपने हाथों को उसके नीचे करते हुए उसने एक गहरी सांस ली। क्या हम 10 मिनट बाद जा सकते हैं? सार्थक ने पूछा। अंबिका ने सिर हिलाया और सार्थक ने अपने होंठ थपथपाते हुए कहा, प्लीज। अंबिका ने आह भरते हुए कहा, ओके, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। सार्थक मुस्कुराया और अंबिका को लेकर अपने रूम के अंदर चला गया। कपूर मेंशन। जब से सूरज जी मीटिंग से वापस आए थे वह एकदम चुप थे। उनके कंधों को थपथपाते हुए नीरज जी ने पूछा, क्या हुआ सूरज? सूरज जी ने आह भरी और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह मुझे कभी माफ करेगा? कौन? सूरज, तुम किसकी बात कर रहे हो? नीरज जी ने पूछा। सूरज जी ने सिर हिलाया और कहा, मेरा बेटा। तो उनके पास बैठते हुए नीरज जी ने कहा, उसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ देखा भी है। तुम उसे कुछ टाइम दो। लेकिन 11 साल हो चुके हैं। सूरज जी ने कहा, टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखो। नीरज जी ने कहा। सूरज जी ने आह भरी और सिर हिलाया। एक कैफे के बाहर, रॉबिन कैफे के बाहर किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सर, हम अंदर जा रहे हैं, उसके साथ इंतजार कर रहे एक सबऑर्डिनेट ने पूछा। रॉबिन ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें ली। क्या हमें उसके बाहर जाने का इंतजार करना चाहिए? सबऑर्डिनेट ने आह भरी और सिर हिलाया। वह लगभग 2 घंटे से कैफे के बाहर किसी का वेट कर रहे थे। सभी कैफे का दरवाजा खुला और एक लड़कियों का ग्रुप बाहर आया जो आपस में बात करने में बिजी था। लड़कियों के ग्रुप को स्कैन करते हुए रॉबिन की नजरें एक लड़की पर रुक गई। उसकी ओर बढ़ते हुए रॉबिन ने अपना गला साफ किया और कहा, हाय, क्या मैं आपसे 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? लड़की ने सिर हिलाया और अपने फ्रेंड को जाने का इशारा किया। क्या बात करना है आपको? लड़की ने पूछा। रिचा, राइट? रॉबिन ने पूछा। रिचा ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रॉबिन मुस्कुराया और बड़बड़ाया, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। सॉरी, रिचा ने पूछा। अपना गला साफ करते हुए रॉबिन ने कहा, हाय, मेरा नाम रॉबिन है। हम कुछ हफ्ते पहले स्पेन में एक दूसरे से मिले थे। क्या तुम्हें याद है? रिचा ने अपनी भौहें उठाई और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर रॉबिन इस तरह से मेरी तलाश में आएंगे। रॉबिन ने आह भरी और कहा, जब मिस रिचा जैसी खूबसूरत कोई हो तो तुम जहां भी होगी मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। तुम क्या चाहते हो? रिचा ने पूछा। तुम हो? रॉबिन ने कहा। रिचा ने हंसते हुए कहा, मिस्टर रॉबिन, प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं सीरियस हूँ। रॉबिन ने कहा। रिचा मुस्कुराई और कहा, मैं भी सीरियस हूँ। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, प्लीज मेरी बन जाओ रिचा। रिचा ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो मिस्टर रॉबिन, मैं तुम्हारी बजाय एक डॉग के साथ रहना पसंद करूंगी। प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं एक बिजी लड़की हूँ। यह तुम्हारी गलती है रिचा, अब तुम्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी।
रॉबिन ने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या तुम पागल हो? यह एक म्यूचुअल बात थी। मैं उस दिन नशे में थी और तुम भी। हम दोनों एडल्ट हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की मुझे जरूरत है, रिचा ने कहा। इससे पहले कि रॉबिन कुछ कह पाता, रिचा ने आगे कहा, और क्या मिस्टर रॉबिन के लिए अपनी पसंद की किसी रैंडम लड़की के साथ सोना और फिर चले जाना नॉर्मल नहीं है? तो प्लीज मुझसे चिपकना बंद करो। उसके बाद मैं किसी भी लड़के के साथ नहीं सोई। उस रात के बाद मैं किसी भी लड़की के साथ नहीं सोया, रॉबिन ने कहा। या मेरी प्रॉब्लम कैसे है? या फिर से एक बार और चाहते हो? रिचा ने पूछा। या सिर्फ तुम्हारे साथ सोने के बारे में नहीं है रिचा, या कुछ और के बारे में है? मैं तुम्हें अपने दिमाग और अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, रॉबिन ने कहा। रिचा ने हंसते हुए कहा, प्यार जैसे शब्द मिस्टर रॉबिन को शोभा नहीं देते। तुम एक फ्लो बॉय हो जो लड़कियों को एक खिलौने की तरह मानते हो। आप जैसे लोग हमेशा के लिए एक लड़की के साथ नहीं रह सकते। हम हमेशा के लिए एक बार की बात है। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि बाकी लड़कियों और तुम में बहुत फर्क है? क्या होगा अगर मैं कहूँ मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए सही है? रॉबिन ने कहा। तो रिचा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सच में मेरे लिए फील करते हो और मेरे लिए सीरियस हो तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम उन सभी लड़कियों को अपनी बहन बना लो जिनके साथ तुम पिछले 2 साल में सोए हो, और मुझे इसका प्रूफ भी चाहिए। इसके अलावा मैं एक बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, और मुझे लगता है कि मिस्टर रॉबिन यह जानते हैं। लेकिन मिस्टर रॉबिन कौन है? एक आदमी जो रोज एक नई लड़की के साथ सोता है। पहले अपने लिए एक प्रॉपर आइडेंटिटी ढूंढो, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी। रॉबिन ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। रिचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत हो गया है ना, भूल जाओ कि तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। वैसे भी मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए थैंक यू। इतना बोलकर अपनी कार के अंदर जाने लगी, लेकिन रॉबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अगर मैं तुम्हारी शर्तें पूरी करूं तो क्या तुम मेरी बनने के लिए तैयार हो? रिचा मुस्कुराई और सिर हिलाया तो उसका हाथ छोड़ते हुए रॉबिन ने कहा, मिस रिचा, रिमेंबर, आज तुमने जो भी कहा है उसे अच्छी तरह से याद रखना और मेरे लिए वेट करना। ऑफ कोर्स, रिचा ने कहा, और फिर कार के अंदर बैठ गई और वहां से चली गई। और रॉबिन मुस्कुराया और वह भी अपनी कार में बैठ गया। कार के अंदर हमारे पास लिस्ट है? रॉबिन ने पूछा। सब ऑर्डिनेट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ सर। तो फिर मुझे बताओ कितनी? रॉबिन ने पूछा। सब ऑर्डिनेट ने थोड़ी देर के लिए झिझका और कहा, सर, या बस बोलो। रॉबिन ने कहा, 790, मिस रिचा को छोड़कर, सब ऑर्डिनेट ने कहा। रॉबिन ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? सब ऑर्डिनेट ने आह भरी और सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब 2 साल में यानी 790 लड़कियों के साथ सोया हूँ? रॉबिन ने पूछा। हाँ सर, सब ऑर्डिनेट ने जवाब दिया। अरे कोई हैरानी नहीं कि वह मुझसे नफरत करती है, रॉबिन चिल्लाया। उन लड़कियों का पता लगाओ और लॉयर से 790 कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहो जिसमें कहा गया है कि वह मेरी बहन बनने के लिए रेडी हैं। मैं उन सब से पर्सनली मिलूंगा। रॉबिन ने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा करते हुए कहा। सीट के सामने झुककर रॉबिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस समय के बारे में सोचा जब वह रिचा से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक, लगभग 3 वीक पहले की बात है जब रॉबिन ने एक वेडिंग में शामिल होने के लिए बार्सिलोना, स्पेन जाना था, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। या एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी। जब शादी शुरू हुई थी तो दूल्हे के बगल में खड़े रॉबिन ने अपनी भौहें उठाई, और जब उसने देखा एक खूबसूरत लड़की दुल्हन के बगल में एक बेबी पिंक गाउन पहने खड़ी है, रॉबिन ने अपने बेस्ट फ्रेंड के कंधे को थपथपाते हुए पूछा, भाभी के पास खड़ी वह लड़की कौन है? उसके दोस्त ने आंखें मूंद ली और कहा, वह तुम्हारी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अपनी गंदी नजरों को उससे दूर रखो। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, रॉबिन ने उस खूबसूरत लड़की को घूरते हुए कहा, जिसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। शादी की रस्में खत्म होने के बाद बैटिंग शुरू हुआ। चलो एक ड्रिंक कंपटीशन करते हैं, किसी ने कहा। बॉयज वर्सेज गर्ल, दुल्हन चिल्लाई तो सभी ने सहमत में सिर हिलाया। दूल्हे ने हाथ उठाया और कहा, हमारे फ्रेंड को पहले स्टार्ट करना चाहिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक पिंक एंजल को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, रॉबिन ने कहा। फिर रॉबिन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, वैसे मेरा नाम रॉबिन है। उसके हाथों को थप्पड़ मारते हुए रिचा ने कहा, बकवास बंद करो
और कंपटीशन स्टार्ट करो। रॉबिन मुस्कुराया। वो एक चेयर उठाते हुए उसने कहा। वहीं रिचा ने उस पर अपनी आंखें घुमाते हुए एक के बाद एक शॉट पीना शुरू कर दिया। रॉबिन ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। किसने सोचा होगा कि सामने खड़ी एक क्यूट लड़की वह भी ड्रिंक कर सकती है। उसकी स्पीड को मैच करते हुए रॉबिन ने भी पीना शुरू किया। अपना 19वां पैग पीने के बाद रॉबिन ने अपने गले में जलन को शांत करने की कोशिश करते हुए उसने अपनी गर्दन पकड़ ली। ओह गॉड नो मोर। अपना 20वां पैग नीचे रखते हुए रिचा ने कहा। मैं जीत गई। तो सभी ने एक्साइटमेंट में ताली बजाने लगे। अगली बार मिस्टर रॉबिन के लिए एक बटर लेकर के रखना, रिचा ने अपनी तरफ देखते हुए कहा और फिर वहां से जाने लगी। रॉबिन मुस्कुराया। फिर उससे बात करने के लिए वह उसकी ओर दौड़ा। अपना पेट पकड़कर रिचा वॉशरूम की ओर जाने लगी। अब उसे शराब की वजह से धीरे धीरे चक्कर आने लगे थे। तभी हाथों के एक जोड़े ने उसकी कमर को पकड़ लिया और कहा, मिस पिंक ठीक से खड़ी हो जाओ। रिचा ने उसे देखा और कहा, अरे लूजर। रॉबिन हंसा और कहा, शायद तुम पहले इंसान हो जो मुझे यह कहने की हिम्मत करती हो। क्या लूजर लूजर होता है, चाहे कुछ भी हो? रिचा ने कहा। ठीक है मैं लूजर हूँ। ठीक है, रॉबिन ने कहा। रिचा अपना सिर उसके सीने में रखते हुए मुस्कुराई। रॉबिन के दिल की धड़कन रुक गई और जब शराब का असर उस पर भी पड़ने लगा तो उसे भी चक्कर आने लगे। रॉबिन ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, तुम्हारा रूम कहाँ है मिस पिंक? रिचा हंस पड़ी और बोली, मुझे अपना रूम याद नहीं। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, ना ही मुझे अपना याद है। अपने हाथों को उसके गाल पे लपेटते हुए रिचा ने कहा, मुझे ऊपर उठाओ, मेरे पैरों में चोट लगी है। रॉबिन ने हंसते हुए कहा, मैडम जैसा आप कहती हैं। उसने उसे गोद में उठाया तो रिचा उसके सीने पर सर रखकर सो गई। केयरफुली हर एक स्टेप रखते हुए सभी ने हंसते हुए कहा, मिस पिंक टेंशन मत करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। फिर रॉबिन का असिस्टेंट वहां पर आ गया जो बहुत देर से उसे ढूंढ रहा था। असिस्टेंट ने कहा, बॉस इस लड़की को मुझे दे दीजिए, तुम उसे ले जाने की कंडीशन में नहीं हो। रॉबिन ने मुंह फेर लिया और कहा, मेरी मिस पिंक को छूने की जरूर हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसकी बातें सुनकर असिस्टेंट ने कहा, सर कम से कम मुझे उस लड़की को उसके रूम तक छोड़ने दीजिए, उसे अपना रूम याद नहीं है और ना ही मुझे। रॉबिन ने कहा, सर मुझे आप दोनों को अपने रूम में ले जाने दो। असिस्टेंट मेरा हाथ पकड़कर कितनी बार चलने के लिए कहा। स्वीट के बाहर तुम यहाँ से जाओ। रॉबिन रिचा को लेकर रूम के अंदर जाते हुए बोला। असिस्टेंट ने आह भरी और सिर हिलाया। अंदर जाकर रिचा को बेड पर लेटाकर रॉबिन ने उसके पास लेट गया और रिचा का चेहरा उसे सहलाते हुए बोला, मिस पिंक तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? यह सुनकर रिचा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, कुछ बार पलकें झपकाई और उसके बाद रिचा ने अपना चेहरा थपथपाया और कहा, मिस्टर रॉबिन आप इतने हैंडसम क्यों? इससे पहले कि रॉबिन कुछ कह पाता रिचा ने उसको होठों पर किस कर लिया। फिर धीरे से रिचा ने उसके लोअर लिप्स को बाइट किया और पीछे हटी और बोली, मैं नशे में हूं। तो रॉबिन उसके ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। अगली सुबह जब रॉबिन उठा तो रिचा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मिस पिंक वह चिल्लाया, कोई जवाब नहीं। रॉबिन ने मुंह फेर लिया। उसने पूरे रूम में रिचा को ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं थी। यह देखकर उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, पता लगाओ वह लड़की कौन है, मैं 20 मिनट में उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। रॉबिन ने कॉल काटने से पहले कहा। फिर बेड पर फोन पटक कर रॉबिन ने आह भरी। वह पहले भी बहुत लड़कियों के साथ वन नाइट स्पेंड कर चुका था लेकिन उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन मिस पिंक के लिए वह एक अलग ही फीलिंग महसूस कर सकता था। हालांकि वह नशे में था लेकिन रॉबिन को वह सब कुछ याद था जो कल रात हुआ। उसका टच, किस, सब कुछ। वह एक एंजल की तरह थी जिसने उसके दिल को छू लिया था। कुछ मिनट बाद पुष्कर असिस्टेंट हाथों में एक फाइल लिए स्विफ्ट के अंदर आया। रॉबिन ने उसके हाथ से फाइल लेते हुए जब पहला पेज पढ़ा तो उसने अपनी भौहें उठाई और फाइल को बेड पर फेंक दिया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए रॉबिन ने कहा, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट ने अपने होठों को थपथपाया और कहा, सर आपको पूरी फाइल पढ़नी चाहिए, वह अलग है। असिस्टेंट के जाने के बाद रॉबिन ने फिर से फाइल उठाई और उसे पढ़ने लगा। जब रॉबिन ने इसे पढ़ना फिनिश किया तो उसके होठों पर थोड़े कोने मुड़ गए थे। फाइल को बंद करते हुए रॉबिन मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा। प्रेजेंट। रिचा के कार में बैठने के बाद उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? रिचा मुस्कुराई और सिर हिलाया।
तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? वह बहुत हैंडसम है, उसके बेस्ट फ्रेंड ने कहा। ऋचा ने सिर हिला और कहा, वह कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लेकिन हम अलग हैं। उसके भी 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान और एक नाक है, तो तुम दोनों अलग कैसे हो? उसके बेस्ट फ्रेंड ने पूछा। ऋचा ने हंसते हुए पूछा, यह सब बातें छोड़ो और यह बोलो कि मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूं? मुझे बस स्टैंड के पास छोड़ दो, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कहा। अपने बेस्ट फ्रेंड को बस स्टैंड में छोड़ने के बाद वह अपने अपार्टमेंट में चली गई। अपार्टमेंट के अंदर ऋचा के चेहरे पर डर आ गया जब उसने एक जाने पहचाने इंसान को सोफे के पास खड़े देखा। कार की चाबी को टेबल पर पटकते हुए ऋचा चिल्लाई, क्या आप प्लीज मेरे अपार्टमेंट पर इस तरह आना बंद कर देंगे? या आपकी प्रॉपर्टी नहीं है? क्या तुम भूल गई हो कि एक बेटी अपने फादर से कैसे बातें करती है? आदमी ने कहा। ऋचा ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, बकवास बंद कीजिए और आप यह बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? विशाल ने सिर हिलाया और कहा, ऋचा तुम ऐसी क्यों हो? तुम अपनी छोटी बहन की तरह क्यों नहीं हो सकती, सौतेली बहन? ऋचा ने कहा। तुम्हारी बहन? विशाल ने कहा। ऋचा ने हंसते हुए कहा, तो आप चाहते हैं कि मैं उसके जैसा बनूं, उसके जैसी क्रेजी, ओबेडिएंट एंड सपोर्ट यू? विशाल ने कहा। उसके सामने अपना हाथ रखते हुए ऋचा ने कहा, नहीं थैंक यू, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे डाउट है आप 2 पागल बेटियों को नहीं संभाल पाएंगे। अब अगर आप मुझे माफ करें तो आप अब जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और अपनी छोटी बहन को बिजनेस में हेल्प करो। विशाल ने कहा। आप उस इलीगल चीजों को बिजनेस कहते हैं? क्या आप यह भी जानते हैं कि बिजनेस क्या है? ऋचा बोली। इससे पहले कि विशाल कुछ कह पाता, ऋचा ने कहा, एक आखिरी बार मैं आपको एक बात बोल देती हूँ कि मुझे ना ही आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आप में, इसलिए प्लीज मुझे परेशान करना बंद करें। तुम जो चाहे मुझसे कह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ, यह बात तुम नहीं बदल सकती। विशाल ने कहा। ऋचा ने हंसते हुए कहा, बस यही एक चीज है जो मुझे नफरत है, मुझे नफरत है कि मैं आपकी बेटी हूँ। यह सुनकर विशाल ने आह भरते हुए कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। मुझे खुशी है कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ, आपकी तरह नहीं, ऋचा ने कहा। यह सुनकर विशाल काफी देर ऋचा को घूरता रहा और फिर अपार्टमेंट से बाहर चला गया। दरवाजा बंद करके ऋचा ने राहत की सांस ली। ऋचा एक नॉर्मल लाइफ और हैप्पी फैमिली चाहती थी, लेकिन उसकी बैकग्राउंड की वजह से उसे पता था कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऋचा विशाल की फर्स्ट वाइफ की बेटी थी। विशाल का इलीगल काम करना ऋचा की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वह हमेशा इसका प्रोटेस्ट करती थी। अपनी मौत के टाइम उन्होंने ऋचा से कहा था कि वह अपने पापा की तरह कभी ना बने, वह अपनी जिंदगी अपनी तरह से जिए और अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करे। ऋचा की मॉम की मौत के कुछ दिन बाद विशाल अपनी दूसरी पत्नी और अपनी दूसरी बेटी कियारा को अपने घर ले आया, जो ऋचा से कुछ साल छोटी थी और ऋचा अपनी स्टडी पूरी करने के लिए उनके साथ रहती थी। इसीलिए जैसे ही उसे एक जॉब मिली, उसने अपना घर छोड़ दिया और एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक अपार्टमेंट खरीद लिया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। घर से निकलने के बाद भी विशाल ने उसे ढूंढना कभी बंद नहीं किया। वह अक्सर ऋचा के अपार्टमेंट में बिना बताए चला आता था। उसने कई बार लॉक भी चेंज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं था। वह बिना किसी प्रॉब्लम के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। क्या यह चाहना बहुत ज्यादा था? कपूर मेंशन। कुछ देर सूरज जी को चीयर करने के बाद नीरज जी ने कहा, सूरज उदास मत हो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। सूरज जी ने सिर हिलाया और कहा, मोहित के मॉम डैड मुंबई छोड़कर चले गए, वह अभी जिस सिचुएशन में है, क्या तुम्हें लगता है कि जानवी ठीक है? नीरज जी ने मुंह फेर लिया और कहा, उस लड़की के साथ मेरा अब कोई कनेक्शन नहीं है। सूरज जी ने आह भरी और कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुमको नहीं लगता कि हमें एक बार जाकर उसे देखना चाहिए? तुम कितना भी इनकार कर लो, लेकिन यह तो सच है ना कि वह अभी भी तुम्हारी बेटी है। नीरज जी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सूरज जी ने आह भरी और सिर हिलाया, ठीक है, अगर कुछ होता है तो मैं एक बार उससे मिलने जाऊंगा, नीरज जी ने कहा और फिर किचन की तरफ चले गए। कुछ देर बाद कुणाल भी कीर्ति के साथ नीचे आ गया। गुड मॉर्निंग सूरज अंकल, कुणाल ने कहा। गुड मॉर्निंग, कीर्ति ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। सूरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग
किचन की ओर चलते हुए कुणाल चिल्लाया, पापा ब्रेकफास्ट में क्या है? कीर्ति सूरज के पास बैठ गई और पूछा, क्या बात है? सूरज जी ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, चलते हैं। कीर्ति मुस्कुराई और सिर हिलाया। डाइनिंग हॉल। रुद्र और आराध्या के आने के बाद मैं एक पार्टी करना चाहता हूँ, नीरज जी ने कहा। पार्टी किस लिए? कुणाल ने पूछा। तुम्हारे सक्सेस के लिए भी और रुद्र और आराध्या के लिए भी। मैं सभी को इनवाइट करके एक स्मॉल गैदरिंग करना चाहता हूँ, नीरज जी ने कहा। सूरज जी मुस्कुराए और बोले, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आज से ही पार्टी की अरेंजमेंट शुरू कर देता हूँ। तुम अपने फादर इन लॉ की हेल्प नहीं करोगी कीर्ति? नीरज जी ने एक्साइटमेंट में कहा। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, यस अंकल, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। ताली बजाते हुए नीरज जी ने कहा, तो ठीक है, तो फिर मैं आराध्या को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। अपनी सीट से उठकर कुणाल ने कहा, अगर आप सभी को मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना, मैं अभी जा रहा हूँ। कीर्ति ने भी उठकर पूछा, क्या तुम मुझे कहीं छोड़ सकते हो? तुम उससे पूछ क्यों रही हो? तुम्हें उसे ऑर्डर देना चाहिए, सूरज जी ने कहा। यह सुनकर कुणाल ने सूरज जी को देखा और फिर कीर्ति की तरफ देखकर, तो अच्छा है, तुम कहाँ जाना चाहती हो? निशा को कॉल नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ, कीर्ति ने कहा। निशा का नाम सुनते ही कुणाल चुप हो गया। कुणाल, कीर्ति ने कहा। कुछ देर देखते हुए कुणाल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वह प्लेस तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। चलो चलते हैं, कुणाल ने कीर्ति का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो कीर्ति ने सिर हिलाया और वह दोनों वहां से चले गए। उनके जाने के बाद नीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सूरज जी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। दूसरी तरफ शर्मा हाउस। अपने आप को एक ब्लैंकेट से ढककर जानवी अभी फर्श पर बैठी थी और उसका सिर उसके घुटनों पर रखा था, जबकि उसके बगल में गहरी नींद में मोहित सो रहा था और टाइम टाइम पर कुछ बोल रहा था। जब जानवी को पता चला कि मोहित अब शर्मा इंटरप्राइजेज के सीईओ नहीं रहे तो उसे बहुत बुरा लगा। अब क्योंकि सीईओ बदल गया था, जानवी जानती थी कि अब शर्मा इंटरप्राइजेज पर उनका कोई हक नहीं है। और तो और मिस्टर एंड मिसेस शर्मा इस टाइम पर हमें अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए, और क्योंकि वह भी प्रेग्नेंट थी तो उसका करियर भी शुरू होने से पहले ही खराब हो गया था। अपनी लाइफ के बारे में सोचकर जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हस्बैंड को उसकी बड़ी बहन पसंद थी और उसे अपने बेबी की भी परवाह नहीं थी, वह सिर्फ आराध्या को चाहता था। अपने हाथों को फर्श पर पटकते हुए जानवी ने कहा, आराध्या आराध्या आराध्या, क्यों हर कोई उसे प्यार करता है? रुद्र सिंघानिया आराध्या से प्यार करता है, मोहित आराध्या से प्यार करता है, मेरे पापा, भाई, पूरी सिंघानिया फैमिली, हर कोई सिर्फ आराध्या से प्यार करता है। क्यों मुझे कोई प्यार नहीं करता? काफी देर तक रोते हुए जानवी ने अपने आंसू पोंछे और फर्श से उठकर उसने अपने कपड़े उठाए और ऊपर चली गई। कपड़े पहनकर उसने कार की चाबियां पकड़ी और शर्मा हाउस से निकल गई। हॉस्पिटल। मिसेस शर्मा, क्या सब कुछ ठीक है? डॉक्टर ने पूछा। जानवी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, पर मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। डॉक्टर ने सदमे में अपनी आंखें चढ़ा ली और पूछा, क्या हुआ मिसेस शर्मा? आप कुछ देर पहले ही बेबी को लेकर कितने एक्साइटेड थी, लेकिन अब क्या हुआ? वैसे सीरियस कुछ नहीं है, हम अभी एक बेबी के लिए रेडी नहीं है, जानवी ने कहा। शर्मा फैमिली के सिचुएशन और मोहित के बिहेवियर को देखकर जानवी ने यह फैसला लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह बेबी सिर्फ उसका बोझ बढ़ाएगा और कुछ नहीं। क्या आप सच में इसके लिए रेडी हो? डॉक्टर ने पूछा। जानवी ने सिर हिलाया। डॉक्टर ने आहें भरते हुए कहा, ठीक है, हमें पहले आपके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तो आप नर्स के साथ जाइए। जानवी ने सिर हिलाया और नर्स के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप अभी अबॉर्शन कराती हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप फिर कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए। जानवी ने अपना सिर नीचे किया और फिर डॉक्टर से रिपोर्ट लेने के बाद हॉस्पिटल से चली गई। दूसरी तरफ आइलैंड लड़कियों ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था और वह कपड़े पहनने में बिजी थी, जबकि सारे लड़के बाहर खड़े थे। वे अंदर क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। अपने माथे को सहलाते हुए सार्थक ने कहा, मैंने सुना है कि वह बिकनी पहनने की योजना बना रही हैं। रुद्र ने सरप्राइजली अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाया, क्या? अन्ना ने मुझे बताया, सार्थक ने कहा। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया
और कहा अब मैं और वेट नहीं कर सकता। अपना सर सहलाते हुए रुद्र ने कहा आज हवा बहुत तेज है, उसे कुछ गर्म पहनना चाहिए। सिद्धार्थ और सार्थक ने मुंह फेर लिया और कहा क्या तुम सीरियस हो? लोग अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड को बिकनी में देखने के लिए मरते हैं। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए उसकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और अंबिका बाहर निकल आई। उसने 2 पीस बिकनी पहनी हुई थी जो उसके पतली कमर को पूरी तरह से प्लांट कर रही थी। उसने अपने बालों को वन पोनी में बांधा हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत हल्का मेकअप था। अपनी कमर भी इधर उधर लहराते हुए वह सार्थक की ओर चल पड़ी और बोली चलो चलते हैं। सार्थक ने जल्दी से खुद को कंपोज करते हुए उसकी कमर पकड़ ली और कहा तुम ड्रेसिंग लग रही हो। रुद्र की ओर मुड़ते हुए अंबिका ने हंसते हुए कहा मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम बैठ जाओ, मुझे यकीन है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो बेहोश हो जाओगे। इतना कहने के बाद वह सार्थक के साथ वहां से चली गई। तभी वैशाली रूम से बाहर आई। उसने भी 2 पीस बिकनी पहनी हुई थी लेकिन वह अंबिका से थोड़ी अलग लग रही थी। उसने अपने बालों को पोनीटेल में बांधा हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत ही हल्का सा मेकअप था। वैशाली को देखकर सिद्धार्थ उसकी ओर दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। वैशाली ने अपनी आंखें घुमाई और कहा अरे गॉड, तुम हमेशा इतने इनोसेंट क्यों होते हो? तुमने मुझे अपनी मुंह दिखाने तक नहीं दिया। मैं पहले से ही तुम्हारे लिए पागल हूँ बेबी, इसलिए तुम्हें मुझे इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। वैशाली ने आंखें मूंद ली और कहा ठीक है अब चलो चलते हैं। जाने से पहले वैशाली ने आंखें मूंद ली और कहा ठीक है अब चलो चलते हैं। जाने से पहले वैशाली ने कहा गुड लक मिस्टर सिंघानिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लगभग 10 मिनट तक वेट करने के बाद भी जब आराध्या रूम से बाहर नहीं आई तो रुद्र चिल्लाया आराध्या क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, क्या आप 1 मिनट के लिए अंदर आ सकते हैं? आराध्या ने कहा। ओके, रुद्र ने कहा और फिर रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर आने के बाद रुद्र ने उसको देखकर झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आराध्या ड्रेसिंग टेबल के सामने 1 पीस डीप यू कट बिकनी पहने खड़ी थी। बिकनी उसकी वी लाइन को पूरी तरह से कवर कर रही थी। उसे देखकर रुद्र अपनी पलकें झपकना भूल गया। वह इनकार नहीं कर सकता था कि आराध्या बहुत हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन सार्थक और सिद्धार्थ को उसे इस तरह देखने के बारे में सोचकर उसे जलन हो रही थी। एक ब्लैंकेट खींचकर रुद्र ने उसे पीछे से ढक दिया और कहा मैं किसी को भी तुम्हें इस तरह देखने नहीं दे रहा हूँ। आराध्या ने हैरानी से कहा आप क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ और सार्थक के अलावा बाहर कोई नहीं है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आराध्या ने हंसते हुए कहा अब आप यह मत कहना कि आपको उनसे जलन हो रही है। तुम इस तरह की रिवीलिंग ड्रेस सिर्फ मेरे सामने पहन सकती हो। रुद्र ने बहुत ही पजेसिव वे में कहा। आराध्या ने आह भरी और कहा सार्थक और सिद्धार्थ आपके जैसे नहीं है। उन्होंने वैशाली और अन्ना को नहीं रोका। रुद्र ने भौं चढ़ाते हुए कहा हाँ, क्योंकि वह तुम्हारे जैसे हॉट नहीं लग रहे थे। आराध्या ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा ऐसा मत बोलिए, अपने कपड़े बदल लो आराध्या, वरना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे रहा हूँ। रुद्र ने कहा लेकिन मैंने इसे आज के लिए स्पेशली इसे खरीदा है, आराध्या ने कहा। फिर उसने मुड़कर रुद्र के गले में हाथ लपेट लिया और कहा प्लीज मिस्टर हस्बैंड, सिर्फ आज के लिए, तुम्हारी ट्रिक्स आज काम नहीं करेगी आराध्या। रुद्र ने कहा। आराध्या ने उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा प्लीज। रुद्र ने आह भरी और कहा हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा पहनना होगा जिससे तुम्हारी बॉडी कवर हो सके। या एक बिकनी है, मैं इसे अपनी बॉडी को कवर कर सकती हूँ, आराध्या ने कहा। लेकिन जब रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे दूर धकेलते हुए आराध्या ने कहा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, आप यहाँ से बाहर जाइए, मैं चेंज कर लेती हूँ। ब्लैंकेट को दूर हटाते हुए रुद्र ने अपनी बाहों को फैलाया और पूछा आराध्या क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो? कोई जवाब नहीं आराध्या। रुद्र ने कहा कोई जवाब नहीं। रुद्र ने देखा आराध्या बेड के ऊपर से अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी तो रुद्र ने जल्दी से उसकी कमर पकड़ ली और कहा ठीक है, तुम इसे पहनकर बाहर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना होगा। और आराध्या ने पूछा। रुद्र ने आह भरी और कहा आई एम सॉरी। रुद्र के बालों को सहलाते हुए आराध्या मुस्कुराई और कहा अच्छा, अब मुझे ऊपर उठाइए और मुझे बाहर ले चलिए। रुद्र मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम से बाहर चला गया। दूसरी तरफ मुंबई। कुणाल तुम यहाँ से जाओ और अपना काम करो, मैं ठीक हूँ, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने सिर हिलाया और कहा नहीं, मैं तुम्हें उस एरिया में अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। कीर्ति ने आह भरी और कहा मुझे कुछ नहीं होगा कुणाल, लेकिन तुम अगर इतनी बुरी तरह से निशा से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
कुणाल ने मुंह फेर लिया और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कीर्ति ने पूछा। क्या समझ आएगा मुझे? कुणाल ने पूछा। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए एक सीरियस लुक के साथ कीर्ति ने कुणाल की तरफ देखा और कहा कि तुम निशा को देखना चाहते हो? तुम उसे मिस कर रहे हो क्या? तुम पागल हो कीर्ति, या फिर तुमने अपना दिमाग हमारे रूम के अंदर छोड़ दिया? कुणाल ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। तो तुम उसे मिस नहीं कर रहे हो? कीर्ति ने पूछा। कुणाल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। कीर्ति ने सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है, तुम यह प्रूव करो कैसे? कुणाल ने पूछा। मेरे साथ निशा के घर मत जाना, कीर्ति ने कहा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, आपके यह छोटे छोटे ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे, मैं बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। कीर्ति ने आह भरी और कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें भी अंदर ले जाऊं तो यह बहुत अजीब होगा? यह पहली बार है जब मैं उसके घर जा रही हूँ। अगर मैं अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड को ले जाऊं तो उसके मॉम मेरे बारे में क्या सोचेंगी? कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम अंदर जाओ और मैं बाहर रहूंगा, या बेटर रहेगा। फिर कुणाल के गाल खींचते हुए कीर्ति ने कहा, अरे मेरा बॉयफ्रेंड कितना क्यूट है, मैं अभी भी उस लड़की को पसंद नहीं करता, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, ठीक है। जल्द ही कार एक गली के सामने रुक गई। यह बहुत अच्छा एरिया नहीं था, लेकिन यह झुग्गी झोपड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर था। इससे पहले कि कीर्ति कार का डोर ओपन कर पाती, कुणाल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एक सेकंड रुको, क्या तुम्हें पता भी है कि वह कहाँ रहती है? मेरा मतलब उसका घर कहाँ है? कीर्ति कुछ देर रुक गई और फिर कहा, मैं ढूंढ लूंगी। ढूंढ लूंगी से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम पागल हो? कुणाल चिल्लाया। कीर्ति ने मुंह फेर लिया और कहा, तुम एक दिन मुझे बहरा बनाने वाले हो, चिल्लाना बंद करो। कुणाल ने अपने होंठ थपथपाए और कहा, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन लेकिन नहीं, एक गुड बॉय की तरह तुम यहाँ पर रहो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कीर्ति ने कहा और फिर कार से नीचे उतर गई। काफी दूर चलने के बाद कीर्ति एक घर के सामने रुक गई। मुझे लगता है कि यह वही है। उस घर को देखते हुए कीर्ति धीरे से बोली। थोड़ी देर इधर उधर देखने पर जब कीर्ति ने एक औरत को वेजिटेबल बैग लेकर अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके पास गई और पूछा, सॉरी बट क्या आप जानती हैं कि निशा कहाँ रहती है? जी, आप कौन? उस औरत ने पूछा। वो मैं निशा की फ्रेंड कीर्ति हूँ, कीर्ति ने कहा। यह सुनकर वह औरत मुस्कुराई और कहा, अरे मिस कीर्ति, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन निशा अभी घर पर नहीं है। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं निशा की भाभी जूही हूँ। यह सुनकर कीर्ति ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या आप नितिन भैया की वाइफ हैं? कीर्ति ने पूछा। तो जूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। काफी देर तक जूही को घूरने के बाद कीर्ति ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि निशा जल्द ही वापस आ जाएगी, आप उसका अंदर इंतजार क्यों नहीं करती? जूही ने पूछा। तो कीर्ति एग्री हो गई। जमीन से वेजिटेबल बैग उठाकर जूही ने दरवाजे की ओर चलने से पहले कुछ गहरी सांस ली, तो उसके हाथों से वेजिटेबल बैग लेते हुए कीर्ति ने कहा, आप या मुझे दे दीजिए, आपको इस टाइम पर कुछ भारी नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू, जूही ने कहा। कितने मंथ हुए हैं? कीर्ति ने पूछा। अपने पेट को सहलाते हुए जूही ने कहा, 7th मंथ। निशा ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पहले ही मिल जाती, कीर्ति ने कहा। जूही मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं कीर्ति। कीर्ति मुस्कुराई और कहा, आपको मुझसे इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। तो जूही ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। घर के अंदर आने के बाद कीर्ति ने बैग टेबल पर रख दिया। कीर्ति, तुम वहां पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। तुम्हें लेमन जूस पीना है? जूही ने पूछा। कीर्ति ने सिर हिलाया। जब जूही कीर्ति के लिए जूस बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई तब कीर्ति अपने ख्यालों में खोई हुई थी। क्या यह वही सेल्फिश, ग्रीडी, सेल्फिश एंड मैच्योर औरत थी जिसके बारे में निशा बता रही थी? क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।